इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनका सौदा हो, इसलिए कि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई उन पर उंगली उठाए, और इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई उन्हें तवायफ की बेटियां कहे। तो तुम उन्हें मार दोगी, उनकी जान ले लोगी? कैसी माँ हो तुम? इस समस्या का कोई और हल भी तो हो सकता है, उपेंद्र बोला। मुझे कोई और हल समझ नहीं आया तो मैंने उन दोनों के दूध में धतूरे के बीज पीसकर मिला दिए, महुआ बोली। मैं अब और अपनी बेटियों को तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। मैं कल ही जमींदार साहब के पास जाकर उनसे इस समस्या को हल करने के लिए कहता हूँ। और इतना कहकर उपेंद्र फिर से मोटर में बैठकर अस्पताल चला गया बच्चियों के पास। बच्चियां जब घर आ गई तो उन्हें छोड़कर वो उसी वक्त जमींदार साहब के पास पहुंचा। अरे उपेंद्र बाबू, आप कहिए कैसे आना हुआ? प्रभात सिंह ने पूछा। बहुत जरूरी काम आ पड़ा और आपके सिवा इस समस्या का रास्ता सुझाने वाला मुझे कोई और नजर नहीं आया, इसलिए आ गया आपके पास, उपेंद्र बोला। अच्छा किया जो आप यहाँ आए, लेकिन समस्या क्या है, जरा मैं भी तो सुनूं, प्रभात सिंह बोले। महुआ बहुत परेशान है और परेशानी के चलते उसके हाथों से बहुत बड़ा पाप होने से बच गया, उपेंद्र बोला। आगे भी कहिए, प्रभात सिंह ने कहा। और उपेंद्र ने प्रभात सिंह को सारी कहानी कह सुनाई। उपेंद्र की बात सुनकर प्रभात सिंह बोले, बस इतनी सी बात? मैंने तो सोचा कि पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। ये आपको इतनी सी बात लगती है? अगर बच्चियों को कुछ हो जाता तो? उपेंद्र बोला। हुआ तो नहीं ना, तो बेफिक्र रहो बरखुरदार। जिंदगी है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। चिंतित रहकर समस्याओं को बड़ा बनाने की कोशिश मत करो, उन्हें सुलझाने की कोशिश करो, प्रभात सिंह बोले। तो आपको इस समस्या का कोई हल सूझा? उपेंद्र ने पूछा। एक ही हल है मियाँ, और वो है जुदाई। मतलब क्या है आपका? ऐसा करो, बच्चियों को किसी महफूज जगह रखवा दो। और वो जगह कौन सी होगी? मेरी एक चचेरी बहन है जो लखनऊ में संगीत विद्यालय चलाती है। बेवा हो गई थी और दोनों बच्चे विलायत में जाकर बस गए तो उन्होंने अपना समय काटने के लिए संगीत कला केंद्र खोल लिया। वहाँ स्कूल और हॉस्टल दोनों साथ में ही हैं। अनाथ लड़कियों के लिए उन्होंने ये स्कूल खोला था, लेकिन अब अच्छे अच्छे घरों से भी लोग अपनी बेटियों को यहाँ संगीत के लिए भर्ती करवाते हैं। तुम और मैं बच्चियों को लखनऊ में भर्ती करवा आते हैं, सब समस्याएं खत्म, जमींदार प्रभात सिंह बोले। बहुत बहुत शुक्रिया जमींदार साहब, बहुत एहसान है आपके हम पर। एक और चढ़ गया, उपेंद्र बोला। कैसी बातें करते हो बरखुरदार? मोतीबाई मेरी बहन है और इस नाते ये तो मेरा फर्ज बनता है। कल ही तैयारी कर लो, कल ही चलते हैं, प्रभात सिंह बोले। और इस तरह एक बार फिर उपेंद्र अपनी समस्या का समाधान लेकर प्रभात सिंह की हवेली से लौटा। उपेंद्र बिना देर किए हुए दोनों बेटियों को संगीत कला केंद्र में प्रभात सिंह के साथ भर्ती करवाने ले गया। प्रभात सिंह की चचेरी बहन ही संगीत कला केंद्र को चलाती थी, इसलिए एडमिशन में कोई दिक्कत ना हुई। बच्चियों के संगीत केंद्र चले जाने से अब उपेंद्र और महुआ की परेशानी कुछ कम हो गई थी। फिर से उनका जीवन सुचारू रूप से चलने लगा। इसी बीच जब उपेंद्र के पास बेटियों की जिम्मेदारी खत्म हो गई तो उसने सोचा कि कोई काम शुरू किया जाए। वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, इसलिए उसने एक डेयरी खोलने की सोची। शहर से बाहर उसने कुछ जमीन और कुछ गाय भैंसें खरीदी। अपना हाथ बटाने के लिए उसने कुछ लोगों को अपने साथ काम पर रख लिया। उसका ये काम चल पड़ा। उसके अंदर भी एक आत्मविश्वास आ गया कि अब वो महुआ को अपने पैसों से उपहार भेंट किया करेगा। उसने अपनी डेयरी के मुनाफे से कुछ पैसे इकट्ठे किए और महुआ को सोने के जड़ाऊ कंगन उपहार में दिए। उन कंगनों को पहनकर महुआ खुशी से फूल ही ना समाई। आखिर वो उसके पति की कमाई के कंगन थे। महुआ के मन से एक और बोझ जैसे उतर गया था। उसने सोचा, देर से ही सही, कम से कम उसके जीवन में कुछ तो खुशियां लौटी। आज जब भी महुआ का मन अपनी बेटियों से मिलने का करता तो वो खुद ही लखनऊ जाकर उनसे मिलाती, लेकिन बेटियों को उसने अपने पास बुलाना बिल्कुल छोड़ दिया था। बच्चियों का भी वहां मन लग गया था। वो वहां ठीक से पढ़ रही थी और साथ साथ संगीत भी सीख रही थी।
इसी बीच महुआ की जिंदगी में फिर से एक नन्हे मेहमान का आगमन हुआ। महुआ बहुत डर रही थी कि इस बार लड़की ना हो तो ही अच्छा, क्योंकि दो बेटियों को तो वो बड़ी मुश्किल से सही जगह पहुंचा पाई थी। लेकिन इस बार महुआ की मुराद पूरी हो गई। उसे बेटा हुआ था। उसने प्यार से उसका नाम पलाश रखा। पलाश अभी साल भर का ही हुआ था कि मधुबनी एक लंबी बीमारी के बाद भगवान को प्यारी हो गई। मधुबनी के जाने से पलाश की पूरी जिम्मेदारी अब उपेंद्र पर आ गई थी, इसलिए वो अब अपने डेयरी वाले काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन संकोचवश वो महुआ से कुछ नहीं कह पा रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद इस बात को लेकर उपेंद्र और महुआ के बीच बहस हो गई। मजबूरी में महुआ को पलाश को अपने साथ कोठे पर ही ले जाना पड़ा। वहां पलाश को अजीजन बाई संभाल लेती या वहां की लड़कियां। फिर एक दिन ना जाने महुआ को क्या सूझी, उसने कोठे ना जाने का मन बना लिया। लेकिन फिर बाद में उसने सोचा कि खर्चा कैसे चलेगा। दोनों बेटियां लखनऊ में पढ़ रही हैं, ये तीसरा भी तो है। अभी उपेंद्र का काम भी उतना नहीं जमा है। एक बार उपेंद्र का काम जम जाए फिर वो कोठे को हमेशा हमेशा के लिए तिलांजलि दे देगी। इसी तरह पलाश 3 साल का होने को आया और उधर उपेंद्र की डेयरी के आसपास और भी डेयरियां खुल गई तो उसका काम कुछ मध्यम सा हो गया। अब डेयरी से उसको उतना मुनाफा नहीं हो रहा था जैसा पहले हो रहा था। इसी परेशानी के चलते उपेंद्र ने शराब पीना शुरू कर दिया। अब आए दिन महुआ और उपेंद्र में बहस होने लगी, जिसे देखकर छोटा पलाश परेशान हो उठता। लेकिन इस समस्या का दोनों में से किसी ने कोई समाधान ना ढूंढा और तभी एक दिन थक हार कर फिर से उपेंद्र जमींदार प्रभात सिंह के पास जा पहुंचा और जाकर बोला, मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूं जमींदार साहब। क्यों मियाँ, अब कौन सी मुसीबत ने आपके दरवाजे खटखटा दिए जो आप ऐसी बुजदिलों वाली बातें करते हैं? प्रभात सिंह बोले, जिंदगी में कभी सुख नहीं मिला मुझे और शायद ना कभी मिलेगा। मियाँ, आपकी पहेलियां सुलझाने का समय नहीं है हमारे पास। जो कहना है साफ साफ कहिए। मेरी सारी जिंदगी यूं ही बर्बाद हो गई। सौतेली माँ, तवायफ बीवी, बच्चियां भी दूर हैं। लानत है ऐसी जिंदगी पर। जिंदगी अब बोझ लगने लगी है। मियाँ, लानत का मतलब समझते हो? शर्म की बात। अरे, तुम जैसे आदमी को तो फक्र होना चाहिए कि उसकी मोतीबाई जैसी बीवी है, जिसने अपने सिर पर पूरा गृहस्थी और बच्चों का बोझ उठा रखा है। और तुम जैसे नाकारा आदमी का भी। कोई और होती ना तो अब तक तुम्हें कब की छोड़कर चली गई होती। फिर भी तुम ऐसी बातें करते हो। बोझ जिंदगी तब हो जाती है जब आपका कोई दिल अजीज आपकी आंखों के सामने लाचार और मजबूर होकर बिस्तर पर लेटकर जीवन से मुक्त होने की कामना करे और आप सिवाय आंसू बहाने के कुछ न कर पाए। तब जिंदगी बोझ होती है। और तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? चले आए हमारे पास खुद को कोसने। हमारे घर में भी ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। हम जिंदा दिल इंसान हैं और हमें वैसे ही लोग अच्छे लगते हैं। प्रभात सिंह बोले। जमींदार प्रभात सिंह की बात सुनकर उपेंद्र की बोलती बंद हो गई, लेकिन फिर भी हो हिम्मत करके बोला, आजकल डेयरी का काम नहीं चल रहा है। तो इसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई? छोड़ दो काम, बेच दो डेयरी। जो पैसे आए उनसे कोई और काम शुरू करो। हमने पहले भी कहा था कि समस्याओं को बढ़ाने से अच्छा है या तो उन्हें खत्म करो या उनका समाधान ढूंढो। प्रभात सिंह बोले, शायद आप सही कहते हैं। तुम पढ़े लिखे होते तो हम तुम्हें अपना मुनीम बना लेते। अभी कुछ समय किसी भी काम के बारे में मत सोचो। डेयरी बेचकर कुछ दिन आराम करो, फिर हम तुम्हारे लिए सोचते हैं कि तुम्हारे लिए कौन सा व्यापार ठीक रहेगा। हाँ, मैं यही करता हूँ। कुछ दिन सुकून से रहता हूँ, बाद में देखूंगा कि क्या करना है। अब हमें लगता है कि तुम्हें हमारी बात ठीक तरह से समझ में आ चुकी है। प्रभात सिंह बोले, जी, तो मैं चलता हूँ। इस तरह एक बार फिर प्रभात सिंह ने उपेंद्र की समस्याओं का समाधान कर दिया। उपेंद्र ने डेयरी बेच दी और पैसे महुआ को जाकर दे दिए। महुआ ने पूछा कि ये पैसे कहाँ से आए, तो वो बोला, मुनाफा नहीं हो रहा था इसलिए डेयरी बेच दी। कुछ दिन आराम से सोचकर बाद में नया काम शुरू करूंगा। महुआ कुछ भी नहीं बोली, बस इतना कहा कि आराम से सोच लेना।
अब उपेंद्र के स्वभाव में भी बदलाव आने लगा था। धीरे धीरे उसकी शराबी भी कम हो गई थी। वो फिर से महुआ और पलाश का ख्याल रखने लगा था। महुआ की जिंदगी में एक बार फिर से खुशियों ने कदम रखे। उसकी जिंदगी में अब फिर से कुछ कुछ ठीक होने लगा था। लेकिन अब पलाश को महुआ की आदत हो गई थी, इसलिए उपेंद्र अब उसे ज्यादा देर संभाल नहीं पाता। इसलिए महुआ पलाश को फिर से अपने साथ कोठे पर ले जाने लगी। इसी तरह पलाश 4 साल का होकर 5वीं में लग गया। अब वो अपनी माँ की तरह नाचने की कोशिश करता, अपनी माँ की नकल करता। उसका ये खिलवाड़ अजीजन बाई को खूब भाता और वो उसे देखकर खूब खुश होती। लेकिन ये चीज महुआ को पसंद नहीं आ रही थी कि उसका बेटा उसके जैसी हरकतें करे। उसने अब पलाश को भी अपने से दूर करने का मन बना लिया था और इसी सिलसिले में उसने एक दिन प्रभात सिंह को अपने घर बुलवाया। जी कहिए मोहतरमा, हमें कैसे याद किया? प्रभात सिंह जी ने पूछा। जमींदार साहब, पलाश के बारे में कुछ बात करनी है, महुआ बोली। जी कहिए। मैंने सुना है कि बड़े बड़े घरों के बच्चे बोर्डिंग स्कूल जाते हैं, महुआ बोली। हाँ तो जाते तो हैं, प्रभात सिंह बोले। मैं चाहती हूँ कि पलाश भी बोर्डिंग स्कूल में पढ़े। अब उसकी स्कूल जाने की उम्र हो गई है। मैं नहीं चाहती कि वो अपनी माँ को ऐसे नाचते और गाते हुए देखे, महुआ बोली। तो क्या आपने इस विषय पर अपने शौहर से बात कर ली है? प्रभात सिंह ने पूछा। इसलिए तो आपको बुलवाया है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है उनसे बात करने की। इसका मतलब कि इस मसले पर मुझे उनसे बात करनी होगी? जी हाँ, बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर जो आप उन्हें मना लेंगे। पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। अरे शुक्रिया कैसा? अगर किसी बच्चे की जिंदगी मेरी वजह से संवर जाती है तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा, प्रभात सिंह बोले। और प्रभात सिंह ने दूसरे दिन उपेंद्र को अपनी हवेली बुलवाकर उससे पलाश के बोर्डिंग स्कूल जाने की बात की। और ये सुनकर उपेंद्र फिर भड़क उठा। एक एक करके सारे बच्चों को महुआ मुझसे दूर कर देगी। आखिर वो चाहती क्या है? मैं उसके टुकड़ों पर पल रहा हूँ तो हर जगह अपनी मर्जी चलाएगी। मियाँ, आप गलत समझ रहे हैं, प्रभात सिंह बोले। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ और पलाश को मैं कहीं भी भेजने को राजी नहीं हूँ। और इतना कहकर उपेंद्र उसी वक्त प्रभात सिंह के घर से वापस आ गया। पहले तो उपेंद्र ने बाहर खूब शराब पी और घर आकर महुआ से कहा, तुम कमाती हो तो जब चाहो मनमानी करोगी। तुमने जमींदार साहब से पलाश को बोर्डिंग स्कूल भेजने को कहा। तुम चाहती क्या हो? कि एक एक करके मेरे सारे बच्चे मुझसे दूर चले जाएं? तुम्हारी इतनी हिम्मत? लगता है तुम अपनी औकात भूल गई हो। और उस रात उपेंद्र ने शराब के नशे में महुआ पर हाथ भी उठा दिया। महुआ उस समय तो कुछ न बोली, क्योंकि वो जानती थी कि अभी उपेंद्र नशे में है, उसकी बात वो नहीं समझेगा, और चुपचाप मार खाती रही। सुबह हुई और पलाश महुआ के पास आकर माँ माँ चिल्लाने लगा, लेकिन महुआ ने कोई जवाब न दिया। और बहुत देर तक जब महुआ ना उठी तो उपेंद्र ने उसके पास जाकर देखा तो पास में गोलियों की एक शीशी पड़ी थी और उस शीशी की आधी गोलियां खत्म थी। शायद वो नींद की गोलियां थी और रात में महुआ ने गुस्से में वो गोलियां खा ली थी। उपेंद्र को हालत समझते देर न लगी और वो फौरन महुआ को डॉक्टर के पास ले भागा। बड़ी मुश्किलों से डॉक्टर ने महुआ को बचाया। होश में आते ही महुआ ने उपेंद्र से कहा, मुझे क्यों बचाया? मैं तुम्हारे बिना क्या करता महुआ? तुमने कुछ भी नहीं सोचा? बच्चों का मुंह तो निहारा होता। इन्हें किसके भरोसे छोड़कर जाने वाली थी तुम? उपेंद्र ने महुआ से पूछा। मैं अब थक चुकी हूँ जिंदगी से संघर्ष करते करते। जिंदगी के हर मोड़ पर मैंने केवल संघर्ष ही तो किया है। नहीं जीना चाहती मैं। मेरी गलती क्या थी जो कल रात तुमने मुझ पर हाथ उठाया? मैं तो सिर्फ ये चाहती थी ना कि मेरा बच्चा अपनी माँ को कोठे पर नाचते हुए ना देखे, इसलिए मैंने उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने का सोचा। लेकिन तुमने तो तिल का ताड़ बना दिया, महुआ बोली। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महुआ, मुझे माफ कर दो। पलाश को अपने से दूर जाने के ख्याल ने मुझे डरा दिया था। मैं कुछ करता नहीं हूँ तो ये बात मुझे खाई जाती है और इन सब का तनाव मैंने तुम्हारे ऊपर निकाला। अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम जो चाहती हो अब से मैं वही करूंगा, लेकिन मुझसे कभी भी दूर जाने की बात मत करना, उपेंद्र बोला। उपेंद्र की आंखों में आंसू देखकर महुआ भी रो पड़ी
और दोनों ने एक दूसरे के आंसू पोंछकर माफी मांगी। फिर क्या था, महुआ के ठीक होते ही पलाश को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया और इस बार भी इस काम में उपेंद्र की मदद प्रभात सिंह ने की। महुआ की जिंदगी एक बार फिर ठीक से चल पड़ी। दोनों पति पत्नी अब एक दूसरे का ख्याल रखते और दोनों नया व्यापार डालने के विषय में भी सोच रहे थे, लेकिन क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक दिन उपेंद्र ने कहा, महुआ, क्यों ना कुछ खेत खरीदें और सब्जियां उगाने का काम शुरू करें। तुम्हारा सुझाव तो अच्छा है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है और तुम्हारी अब वो उम्र तो नहीं रही। महुआ बोली, तुम क्या मुझे बूढ़ा समझती हो? तुम मुझसे उम्र में बड़े भी तो हो। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ मजदूर भी तो लगवा लेंगे। ठीक है, मैं सोचकर बताती हूँ। सोचना क्या है, कुछ पैसे तो डेयरी के बेचने पर मिले थे और बाकी तुम दे दो। मतलब ये कि अच्छी जमीन तो मिल जाए, फिर फौरन खरीद लेंगे। तुम जमीन तो ढूंढो। महुआ बोली, ठीक है, मैं आज से ही इस काम पर लग जाता हूँ। और कुछ ही दिनों में जमीन भी मिल गई, पक्के कागजात भी बन गए और दूसरे दिन ये सौदा होने ही वाला था कि उस रात महुआ कोठे पर गई। उस दिन उपेंद्र भी गया उसे छोड़ने। तब महुआ बोली, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, आज पता नहीं मन क्यों खराब सा हो रहा है। मैं बस थोड़ी देर ही गाऊंगी और फिर हम दोनों साथ में घर चलेंगे। उपेंद्र बोला, ठीक है। और उस रात वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मोतीबाई अपनी कोई ठुमरी गा रही थी और बीच बीच में कुछ नाच भी लेती थी। उसकी अदाएं देखकर एक जमींदार ने मोतीबाई का हाथ पकड़ लिया और उसके संग बदतमीजी करनी चाहिए थी। ये देखकर अजीजन बाई बोल उठी, हुजूर, ये क्या कर रहे हैं? इन सब की हमारे कोठे पर मनाही है, तो हम कौन सा मुफ्त में मांग रहे हैं, इसकी हम कीमत चुकाएंगे। जमींदार बोला, मियाँ, ये बदसलूकी है, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अजीजन बाई बोली, दौलत के दम पर सब मुमकिन है। बोल मोतीबाई, एक रात की क्या कीमत है? जमींदार ने पूछा। तब तक शोर सुनकर उपेंद्र भी बाहर आ गया था और जमींदार की बात सुनकर उसका गिरेबान पकड़ते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तू समझता क्या है खुद को?